हेलो गाइस, वेलकम टू इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कौन सी श्रेणी में था, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उसके अंदर आता था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यूनिवैक, सेकंड दे रखा है अबैकस, थर्ड दे रखा है IBM 701 और फोर्थ दे रखा है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते थे वो कौन थे, हमारे यूनिवैक भी था और IBM 701। ठीक है, यूनिवैक का कौन सा वर्जन था, इसका वर्जन था फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन ठीक आएगा, बोथ ए एंड सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कैन कंसीडर एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। अब पोर्टेबल कंप्यूटर कौन होंगे, जिनको हम इजी टू कैरी है। ठीक है, सिंपल से वो कंप्यूटर हैं जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया ना, ये भी एक तरह का पोर्टेबल कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, जैसे PDA, जिसको हम क्या बोलते हैं, PDA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसको कभी थकावट नहीं होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट विच करेक्टरिस्टिक, मतलब बोला है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। वो उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक है, उसको हम डेलिगेंसी बोलते हैं, वर्सैलिटी बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं, या फिर हाई स्पीड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी डेलिगेंसी। ठीक है, ये क्या उसकी करेक्टरिस्टिक है उसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द इनपुट डिवाइस टू यूज टू गेट अ प्रिंटर डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो ये कहता है किसी प्रिंटर डायग्राम को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाने का काम करता है। प्रिंटर बोलेंगे उसको, माउस बोलेंगे, कीबोर्ड बोलेंगे, या फिर स्कैनर बोलेंगे, है ना। तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, स्कैनर। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक हार्ड कॉपी जो क्या करती है, मॉनिटर के अंदर जाती है एज ए इनपुट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो वो किसकी हेल्प से जाता है, हमारा स्कैनर की हेल्प से। तो सिंपल क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। प्रिंटर किसका एग्जांपल है, हमारा आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंपली फर्स्ट आंसर करेक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच इज नॉट अ रैम। अगर बोले कि रैम्स की बड़ी सारी टाइप्स होती है, तो यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सी रैम की टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पी रोम है, ये किसकी टाइप है, ये टाइप है, टाइप ऑफ रोम है। ठीक है, बाकी सारी ये क्या है, टाइप ऑफ रैम है। ठीक है, इसके अलावा हमारी रैम की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम रैम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिम एंड डिम। ठीक है, सिम एंड डिम, DIMM। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड दूसरे को हम बोलते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पे बोला है कि एक बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो ये नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, 110 ठीक है, अब सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली जनरेट करेंगे पेयर्स। ठीक है, ऑक्टल कितने का होता है, ऑक्टल की रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक कितने में आती है, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 मतलब टोटल कितने आएंगे, 8 डिजिट। तो 0 से लेके 7 तक कितने होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। तो सिंपली मुझे बोलने का मतलब है कि हम कितने ब्लॉक्स में उसको लिखेंगे, तीन तीन ब्लॉक्स में हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने फर्स्ट 3 ब्लॉक ये ले लिए, फिर नेक्स्ट 3 ब्लॉक ये आगे, अगले वाले आगे। अब यहाँ पे 1 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपली मैं इनको आगे 0 0 करके इसको 3 के ब्लॉक्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये किसका नंबर आ गया। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हम कन्वर्ट करते हैं 1248, अब यहाँ पे इसको रख लेते हैं 0 0 1। तो 0 0 1 किसके, अब ये बताओ 1 किसके नीचे सेट है, सिर्फ ओनली 1 के नीचे। तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 1 0 0, है ना। अब 1 देखो किसके नीचे सेट है, सिर्फ 4 के नीचे। तो यहाँ पे अगले का नंबर कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट का क्या दे रखा है, नेक्स्ट का दे रखा है हमारे पास 0 1 1, है ना। अब 1 1 दे रखा है, तो 1 किसके नीचे, एक तो 2 के नीचे सेट है और एक 1 के नीचे सेट है। तो 2 प्लस, अब इनको सिंपली क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 3। तो ये लास्ट का नंबर क्या आएगा हमारे पास, 3। तो फाइनल जो हमारा आंसर निकलेगा ऑक्टल में, वो निकलेगा 143 और उसकी बेस 8। तो यहाँ पे कौन सा मैच करा, हमारा ऑप्शन में बी मैच करा, तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टूज कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ बोले कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा इसका, है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या देखा हमारे पास, 1000। अब जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी हम करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, हम कौन सा गेट यूज करते हैं, हम गेट यूज करते हैं नोट गेट। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नोट गेट का दूसरा नाम बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर बोल लो या फिर कॉम्प्लीमेंटर बोल लो,
है ना। ये क्या है, सारे के सारे इसके नाम है, फर्दर नाम, ठीक है। क्योंकि ये क्या काम करता है, किसी एक बिट को दूसरे में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन का जब हम उल्टा करेंगे, वन का उल्टा क्या आएगा, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली हम क्या कहते हैं, नोट गेट लगा देते हैं किसी भी बिट के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वन को चेंज करेंगे, वन किस में चेंज होगा, जीरो में, जीरो किस में होगा, वन में, जीरो किस में होगा, वन में, और फर्दर वन किस में होगा, जीरो में, है ना। उसके बाद ये हमारा निकला अभी तक वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, उसमें प्लस वन करते हैं, ठीक है। तो वन प्लस वन क्या होता है, जब भी हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो वन को जो हम प्लस करते हैं वन के साथ, तो वो निकलता है हमारे पास, ठीक है, टेन, ठीक है। तो टेन का होता है जीरो जीरो, ये वन आगे चला जाता है एज अ कैरी, ठीक है। इसमें दो मतलब दो आउटपुट्स निकलती हैं, एक सम निकलता है और एक कैरी निकलती है। तो यहाँ पे सम कितना निकला इसका जीरो, और कैरी क्या है ये आगे जो फर्दर वन, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे और सेवन प्लस सिक्स किया तो सेवन सिक्स कितना हो गया, 13 हो गया, तो वन यहाँ पे एज अ कैरी ही जाता है ना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लिखते हैं हम और आगे वन आगे कैरी चला गया, ठीक है। तो यही कैरी एज अ काम यहाँ पे भी वही काम करता है कि जब वन प्लस वन करते हैं तो वो टेन आता है, तो जीरो एज अ बेस में लिखा जाता है और जो वन होता है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वन मान लो यहाँ पे चला गया वन, सेकेंड, वन जैसे यहाँ पे चला गया तो क्या होगा, वन प्लस वन कितना हो गया, फर्दर फिर से टेन हो गया, तो जीरो, फिर से वन यहाँ पे चला गया तो वन प्लस वन कितना हो गया, टेन हो गया, जीरो, फर्दर वहां पे वन यहाँ पे आगे को शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। अब यहाँ पे बोल रहा है ऐसी कौन सी मतलब टर्म है जिसने क्या किया, टाइम शेयरिंग को रिप्लेस कर दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे उसको, मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे, मल्टी टास्किंग बोलेंगे, या फिर मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी हम टाइम शेयरिंग की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम तब बात करते हैं मल्टी टास्किंग की, ठीक है। कि एक टाइम पे क्या हो गया, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, तो उसमें हमें अलग अलग प्रोसेसेस को टाइम एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज पूछी है यहाँ पे कि वो एफिशिएंट ज़्यादा है, सेकंड लिखा है डिफिकल्ट टू लर्न, की थोड़ी मतलब डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए, थर्ड लिखा है मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर, की हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना कि असेंबली लैंग्वेज की ये क्या होता है हमारे पास, जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इसमें डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कि ये सारी की सारी क्या हमारी असेंबली लैंग्वेज, मतलब ये सारी की सारी क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मेनली हम डिफिकल्ट टू लर्न नहीं बोल सकते हैं, पर जो नए कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने कभी असेंबली लैंग्वेज पढ़ी नहीं है उनके लिए मे भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम बोले कि विनजिप एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल में, है ना। तो इसने बोला कि किसका एग्जांपल है वो, शेयरवेयर का, लिनक्स का, जावा का, या फिर ट्रैक का, ठीक है। तो याद रखना विनजिप आता है हमारा शेयरवेयर के अंदर, ठीक है। अब शेयरवेयर का मतलब क्या है, शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम थोड़े टाइम के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने विनजिप अपने सॉफ्ट मतलब पीसी में इंस्टॉल कर लिया, अब विनजिप एक्चुअल में करेगा क्या, जितनी हमारी जिप फाइल्स आती हैं उनको अनजिप करके देगा मुझे, है ना। तो वो भी वहाँ पे जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं वो बोलता है कि आपका ट्रायल पीरियड इतने दिन का है, कि आप इतने दिन के लिए उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, है ना। तो जब भी इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो हमें कुछ टाइम के लिए उसको मतलब फुल्ली एक्सेस करने के लिए हमें अथॉरिटी देते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिक्स आर। अब यहाँ बोले कि यूनिक्स की क्या करेक्टरिस्टिक है, ये मल्टी यूजर है, सेकंड लिखा है मल्टी टास्किंग है, थर्ड लिखा है मोर सेफ देन विंडोज, की मतलब विंडोज से ज़्यादा सेफ है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना जो हमारा यूनिक्स है ये इसमें क्या होता है, इसका आंसर सिंपल आएगा ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर भी होता है, ये हमें मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करके देता है, उसके अलावा ये क्या है, विंडोज से ज़्यादा सेफ भी है। इसके अलावा यूनिक्स का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज से मतलब मिलकर ये बना है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज एक्चुअल में यूज हुई है यूनिक्स को बनाने के लिए, है ना। और सी लैंग्वेज का पूछते हैं कि इसके फाउंडर कौन है या फिर किसने इसको बनाया है, उसका नाम क्या था, डेनिस रिची करके, है ना। एक्चुअल में इस बंदे ने क्या किया था, इसको बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डोस स्टैंड फॉर। अब मैं बोला कि डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डोस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा, इन एम एस विंडोज इफ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है कि अगर मुझे एक किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसकी कौन सी शॉर्टकट की होगी, है ना। तो कॉपी के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी।
तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे क्या है, कंट्रोल ए होता है हमारा सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और वी होता है हमारा पेस्ट करने के लिए, एक्स होता है हमारा कट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन किया, ठीक है, वहाँ पे मैंने कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल जो वहाँ पे फॉन्ट है उसको मैंने यूज़ किया एज इट इज़। और वहाँ पे बोला है कि जब मैं कुछ टाइप करूँगा तो उस टाइम पे उसका कुछ साइज में मतलब पहले से कुछ साइज लिखा होगा कंपनी वालों ने, है ना। तो वो पूछा है कि वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होगा, 10 पॉइंट्स में आएगा, 11 पॉइंट्स में आएगा, 14 पॉइंट्स में आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम कोई नॉर्मल टेम्पलेट में उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो साइज आता है वो आता है 11 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया इन अ वर्कशीट, है ना, यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहे हैं। इन अ वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट, मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, द सिलेक्ट वर्कशीट, की मैं पूरी की पूरी सिलेक्ट वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा लिखा है उन्होंने रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ, थर्ड लिखा है कॉलम्स को, फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मुझे रो सिलेक्ट करनी है तो रो सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे वर्कशीट पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी है तो वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एम एस एक्सेल द लेटर एंड द नंबर, यहाँ पे बोला है कि एक लेटर है और एक नंबर है, फॉर इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी कॉलम और रो को। ठीक है, तो लेटर मान लो मैं लेटर ले लिया मैंने ए, ठीक है, और नंबर मान लो मैंने ले लिया 10। ठीक है, ए और 10 ले लिया, अब ए 10 मिलकर एक्चुअल में क्या दिखाते हैं, हमें एक किसी सेल का नंबर की, मतलब वो क्या होगा, एक सेल होगा ए 10 करके। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या बताते हैं, सेल की लोकेशन बताते हैं, सेल की पोजीशन बताती हैं, सेल का एड्रेस देते हैं, या फिर सेल के कोऑर्डिनेट्स देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए 10 को, ये क्या उस सेल का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। अब मुझे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा एक्सेल के अंदर, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अल्ट प्लस एफ। ठीक है, तो अल्ट प्लस एफ हम यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड लिखा है कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ना लास्ट लिखा है F1। ठीक है, F1 भी हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, जब भी हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो सिंपली चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक्सेल हो, हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेन्ड इन अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वो स्पेशल या फिर विजुअल फाइल कौन सी है जिसमें क्या होता है, साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं जब हम अपनी मतलब प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। सिंपली उनको हम अट्रैक्शंस बोलेंगे, सिमुलेशन बोलेंगे, ठीक है, एनिमेट्रॉनिक्स बोलेंगे, या फिर एनिमेशंस बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी विजुअल चीज़ को दिखाते हैं या फिर साउंड इफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी सारी आती है हमारी एनिमेशंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, अब मुझे किसी स्लाइड शो को रोकना होगा एम एस पावर पॉइंट में, तो मैं कौन सी मतलब क्या यूज़ करूँगा। फर्स्ट लिखा है प्रेस द राइट एरो, कि राइट एरो प्रेस करूँगा। सेकंड लिखा है प्रेस द एस्केप। ठीक है, थर्ड लिखा है प्रेस द लेफ्ट एरो। फाइनल लिखा है प्रेस द डाउन एरो। ठीक है, तो सिंपली अब इसने बोला है कि उसको स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, सिंपली हम एस्केप की प्रेस कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो भी प्रेजेंटेशन चल रही होगी उससे वो क्या होगा, बाहर निकल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन डीबीएमएस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका डाटा, कि वो क्या है, उस कंपनी का डाटा है हमारे पास। फिर नेक्स्ट आ गया, विच इज क्यूरी दैट रिट्रीव्स रो फ्रॉम वन रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू इन डीबीएमएस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ऐसे कौन सी हम कमांड या फिर क्यूरी को यूज करेंगे जो रिट्रीव करके देगा हमें एक या एक से ज्यादा रोज को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इन्होंने स्टार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखा है इन्होंने एंड, थर्ड लिखा है ज्वाइन, और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि
जब भी उसने बोला होगा कि इसको दो या दो से अधिक मतलब टेबल से अगर डाटा लेकर आना है और एक टेबल में प्रिंट करवाना है तो वो यूज़ करता है ज्वाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रिलेटेड फील्ड इन अ डाटाबेस आर ग्रुप्ड टू अ फॉरम। यहाँ बोला है कि अगर हम रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, ठीक है, फील्ड्स मान लो ये कॉलम्स आ गई, ठीक है, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख लिया, यहाँ पे पिन कोड लिख लिया, तो ये सारी की सारी क्या है, जो भी कॉलम्स की जो डाटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि रिलेटेड फील्ड, ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि अगर मैं इनका सभी का ग्रुप बना दूंगा तो ये क्या बनेगा, डाटा फाइल बनेगी, डाटा रिकॉर्ड बनेगा, मेन्यू बनेगा, या फिर ब्लैंक बनेगा, है ना। तो अब ये क्या बनेगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे एक पर्सन का नाम आ गया, मान लो किसी एक पर्सन का नाम आ गया ए, उसका एड्रेस आ गया XYZ, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया 9817, ऐसे करके उसका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तब जब हम इन सभी को डाटा को एक साथ देखेंगे तो ये क्या आएगा, बंदे का रिकॉर्ड आएगा, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का क्या आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा का रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड अ मैक्रो कमांड। ठीक है, अब एक्चुअली में मैक्रो होता क्या है, अब सिंपली क्या होता है, डेली लाइफ में हमें कुछ चीज़ें बार बार परफॉर्म करनी पड़ती हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को बार बार लिखूँ, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, उसके रिगार्डिंग एक कमांड बना देता हूँ। ठीक है, उस कमांड, जैसे मैं उस कमांड को प्रेस यूज़ करूँ, मतलब प्रेस करूँगा, तो जितना भी मैंने पहले कुछ उसके अंदर लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली उस पर मतलब किसी चीज़ के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है मैंने किस हिसाब का मैक्रो बनाया है ना, चाहे वो कमांड बनाया, चाहे वो मैंने लिखा हो कि मुझे बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लिख देगा, है ना। तो अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा मतलब हमें कौन से मेनू पे ये चीज़ें हमें मिलेंगी, इंसर्ट के अंदर, व्यू के अंदर, फाइल के अंदर, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मैक्रो हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें मे बी डाटा के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि मैक्रो हमें यहाँ पे इनमें से किसी के अंदर नहीं मिलता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कम्युनिकेशन होगी किसके बीच, कंप्यूटर, ठीक है, और एक कीबोर्ड के बीच में। अब कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में वो क्या होगी, सिंप्लेक्स होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी, फुल डुप्लेक्स होगी, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड से डाटा जाता है हमारे कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास सिर्फ वन डायरेक्शनल इनपुट। ठीक है, अब जो आउटपुट जाती है वो आउटपुट डिवाइस के पास जाती है, ना कि कीबोर्ड के पास, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, हमारी सिंप्लेक्स हो रही है। फिर नेक्स्ट आ गया, टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन अ रूम। यहाँ बोल रहा है कि मुझे करना है, कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को, ठीक है, अपने कमरे में। तो यहाँ बोल रहा है कि मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोएक्सियल केबल का, डेडिकेटेड लाइन का, ग्राउंड स्टेशन का, या फिर इन सभी का। ठीक है, तो हम मुझे क्या चाहिए, सिंपली अगर मुझे कनेक्ट करना है अपने रूम के साथ तो मुझे एक लाइन चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुझे एक डेडिकेटेड लाइन चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ या कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, a communication network which is used by large organization over regional, national और global area। ठीक है, यहाँ बोला है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, सिंपली लैन बोलेंगे, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। सेकंड आ गया वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। थर्ड आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे, या फिर फोर्थ आ गया उसको इंटरनेट बोलेंगे। ठीक है, जब भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, ठीक है, जो किसी रीजन या फिर किसी नेशनल की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, है ना। तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, हमारा मॉडम। ठीक है, इसको हम इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है कि कोई एक डिजिटल डाटा है उसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग डाटा में। ठीक है, डिजिटल डाटा क्या है, जैसे 0101 की फॉर्म में हम क्या करते हैं, बस एक सर्किट होता है, सर्किट में बस 01 की फॉर्म में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं उसको, अपने कंप्यूटर को, है ना। तो वही कंप्यूटर, अगर मान लो मुझे अपने कंप्यूटर से कोई डाटा भेजना है किसी थर्ड पर्सन को, तो हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारा डिजिटल डाटा होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है। हमारे जो मोबाइल हो गए, चाहे हमारे पास पीसी हो गए, इन सभी में क्या होता है, इंटरनल मॉडम होता है। ठीक है, मॉडम भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडम होता है, एक इंटरनल मॉडम होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं इन सभी के अंदर मॉडम लगा होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल मॉडम। ठीक है,
तो इंटरनल मॉडम एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमारा जो मुझे कोई डाटा ट्रांसमिट करना है आगे, तो क्या करता है मॉडम ऑटोमेटिकली जो हमारा डिजिटल मतलब डिजिटल डाटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग की फॉर्म में, और वो कहाँ जाता है हमारे टावर के पास। फिर टावर फिर फर्दर आगे दूसरे टावर को पास करके वो आगे करके ट्रांसमिशन ऐसे सक्सेसफुल करता है हमारा, ठीक है। और इतने फास्टली काम होता है कि वो हमें पता भी नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है। अब यहाँ बोला कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर में, सेशन लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। तो यहाँ जब भी एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डाउनलोड। डाउनलोड का उल्टा क्या होगा, और ऑब्वियसली अपलोड, ठीक है। जब हम किसी को डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, अपलोड क्या है मैं उसको सर्वर के ऊपर भेज रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज। यहाँ बोले कि सबसे वीक लिंक क्या होता है किसी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के ऊपर, पीपल होते हैं, हार्डवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यार हाँ, जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है मतलब सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, लोग, है ना। लोग क्यों कमजोर कड़ी होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कुछ प्रोसेसेस ओपन होती है ना, कि हम क्या करते हैं, वो बोलता है कि हम मुझे आपकी कैमरा की मतलब परमिशन चाहिए, मुझे आपकी फाइल्स की परमिशन चाहिए, मुझे आपकी फ़ोटोज़ देखनी है, मुझे आपकी ऑडियो की परमिशन चाहिए, मुझे आपकी माइक की परमिशन चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एलो 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 कर देते हैं, बिना कुछ जाने हुए कि वो एक्चुअल में हमारा इन्फॉर्मेशन मतलब हमसे क्या कर रहे हैं, एक तरह की अथॉरिटी ले रहे हैं कि हम आपके सिस्टम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे वीकेस्ट सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, पीपल को, मतलब हम लोगों को ही खुद बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जब एक लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट होता है, ठीक है, बाय द टाइम रिलेवेंट, ठीक है। अब लॉजिक बॉम्ब होता क्या है, जो एक टाइम के साथ चलता है, ठीक है। अब यहाँ बोला कि एक ऐसा लॉजिक वो जो टाइम के साथ चलेगा, वो टाइम जैसे उसका टाइम खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा सिंपली, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस बोलेंगे, वायरस बोलेंगे, टाइम बॉम्ब बोलेंगे, या फिर टॉर्जन हॉर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यार हाँ, जब भी कोई कोड है, ठीक है, जिसको हम लॉजिक बोलते हैं सिंपली, जो क्या होगा टाइम के साथ एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम बॉम्ब, ठीक है। टाइम बॉम्ब क्या होता है, मैंने उसमें मान लो किसी टाइम बॉम्ब में 2 मिनट का वो लगा दिया, टाइम सेट कर दिया, तो ऑब्वियसली 2 मिनट जैसे खत्म होंगे तो वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ही काम करता है यहाँ पे भी टाइम बॉम्ब, कि एक कोड होगा 2 मिनट तक, तो वो मतलब टाइम लेगा रुकने, मतलब रुकेगा थोड़ी देर, जैसे 2 मिनट खत्म हो जाएंगे तो वैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टुक प्लेस, ठीक है। सबसे पहला जो साइबर क्राइम था वो कब हमें दर्ज हुआ था, 1820 में, 1850 में, 1880 में, या फिर 1910 में, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा सबसे पहला जो साइबर क्राइम था ये हमारा सबमिट हुआ था 1820 में। फिर नेक्स्ट आ गया था नैंड गेट आउटपुट विल बी लो, ठीक है। अब यहाँ बोले नैंड गेट की आउटपुट विल बी लो, लो का मतलब क्या है, जीरो, कि नैंड गेट की आउटपुट जीरो कब होगी, इफ द टू इनपुट्स आर। अब दो इनपुट्स क्या होंगी, अब एंड और नैंड में क्या होता है, नैंड क्या होता है, नैंड में होता है हमारे पास नॉट प्लस एंड गेट, ठीक है। अब हमें एंड गेट का पता होना चाहिए, एंड गेट एक्चुअल में करता क्या है कि दो बिट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करता है सिंपली, ठीक है। तो एंड गेट जैसे मान लो, तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 000110 एंड 11। अब मेरे पास ये क्या है, इनपुट्स हैं ये, है ना। अब यहाँ पे एंड की आउटपुट क्या आएगी, अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, 00 मल्टीप्लाई करोगे 0, 01 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, पर अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1। पर ये अभी तक हमारा किसका निकला, एंड का निकला। पर हमारा नैंड क्या होता है, नोट प्लस एंड, तो एंड के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, नोट। तो सिंपली क्या करो, जो हमारी आउटपुट आई थी, है ना, जो ये हमारी आउटपुट आई थी इसका उल्टा कर दो, कि नोट क्या करता है, किसी भी बिट को उल्टा कर देता है उसका। तो जीरो का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, जीरो का फिर से आएगा 1, जीरो का फिर से आएगा 1, पर जब दोनों इनपुट 1 होगी और इसका आउटपुट आएगा 1, तो ये कर देगा इसको जीरो में कन्वर्ट। तो यही पूछा है कि नैंड गेट की आउटपुट लो मतलब जीरो कब होगी, जब दोनों इनपुट क्या होंगी, तो ऑब्वियसली जब दोनों इनपुट 1 होंगी तभी नैंड की आउटपुट क्या मिल रही है हमें, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग इज चेकड एट, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामिंग की जो ग्रामर है वो कौन से कंपाइलर के स्टेप के ऊपर, या फिर उसको फेज बोलते हैं,
कौन सी कंपाइलर के फेज के ऊपर वो चेक करता है, सिमेंटिक के ऊपर, कोड जनरेशन के ऊपर, सिंटैक्स एनालिसिस के ऊपर, या फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना अब यहाँ पे ग्रामर पूछा है, मतलब प्रोग्रामिंग का ग्रामर पूछा है, तो वो चेक होता है सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर। ठीक है, कि उसका जो सिंटैक्स है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आ गया सी इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स जनरेशन लैंग्वेज, कि सी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो सी आती है हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आ गया टर्मिनल नोड इज आल्सो नोन एज, जो हमारा टर्मिनल नोड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट नोड बोल लेंगे, लीफ नोड बोल लेंगे, एंडेड नोड बोल लेंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होता है हमारा लीफ नोड। टर्मिनल नोड को हम क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम भी होता है, उसको बोलते हैं लीफ नोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स आर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ये हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आता है ये सारी चीज़ें, या फिर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं सिंपली, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है शिफ्ट रेड्यूस पार्सर। ठीक है, अब शिफ्ट रेड्यूस पार्सर किस तरह के होते हैं, कौन सा फैशन फॉलो करते हैं, कि वो टॉप से डाउन चलते हैं, बॉटम से अप चलते हैं, राइट से राइट मोस्ट की तरफ चलते हैं, या फिर लेफ्ट मोस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी हम शिफ्ट की बात करते हैं तो ये चलते हैं हमारे बॉटम अप पार्सर की फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।